उसके माता पिता जानकी और रमैया, उसकी पत्नी नर्मदा और उसके बेटे नानी के साथ एक छोटे घर में रहता था। आनंद नौकरी करके आए हुए पैसों से अपना घर चलाता था। जानकी उसकी बहू नर्मदा से सारे काम करवाती थी और उसे हमेशा ताने मार मार के दुखी करती थी, मगर नर्मदा उसे कुछ ना कह के चुप बैठती थी। ऐसे कुछ साल बाद आनंद अपनी नौकरी से कमाए पैसों को बचा बचा के एक बड़ा नया घर खरीदता है। आनंद के खरीदे हुए नए घर में बहुत समय से एक भूत रहती थी। ये बात आनंद को नहीं पता था और इसीलिए वो घर खरीदता है और उसके आसपास खाली रहने के कारण दिखने में बहुत शांत सा माहौल था और जानकी में कोई बदलाव नहीं आया। नए घर में जाने के पहले ही दिन नर्मदा की गलती के बिना ही उसे ताने मारती है। दुखी होकर नर्मदा बिना कुछ खाए और सोए अपने कमरे में जाकर रोती रहती है। तब उस घर में मौजूद भूत नर्मदा को रोते हुए देख उसके पास आती है। बगल में परछाई को देख नर्मदा तुरंत खड़े हो जाती है। तब वो भूत नर्मदा के सामने आके खड़े हो जाती है। उसके चेहरे पे घाव, खुले बाल देख के नर्मदा डर जाती है। बाप रे, भूत भूत! डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। तुम हमारे घर में क्यों आई हो? तुम लोग ही मेरे घर आए। ये तुम्हारा घर है? हाँ, ये मेरा घर है। इसी में मैं मर गई। मेरे मरने के बाद ही तुम लोग यहाँ आए। ऐसे कह के अचानक नर्मदा में घुस जाती है। हा हा हा। ऐसे हंसते हुए सो जाती है। सुबह उठ के जब जानकी देखती है कि सारा काम वैसे का वैसे ही रह गया, तब नर्मदा नर्मदा बहुत बार बुलाने के बावजूद जब वो नहीं आती है तो जानकी ही उसके पास जाती है। हाँ, तुम अब तक उठी नहीं? नर्मदा नर्मदा उठो। जानकी पास आके बुलाने पर नर्मदा जाग उठती है। उसकी आंखें बहुत लाल और डरावना दिखने के बावजूद जानकी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है। उठ गई? जाओ जाके सारा काम करके चाय बना के लाओ। मेरे ही सामने जोर से बात करके मुझे काम करने के लिए कह रही हो? ये कह के उसका हाथ जोर से पकड़ लेती है। नहीं, तुम कुछ मत करो। आज से सारा काम मैं ही करूंगी। मुझे छोड़ दो। जाओ जाके सारा काम करो। ठीक है ठीक है। ऐसे कह के जल्दी से सारे काम खत्म करती है। ये क्या सच में मेरी बहू है? इसके मुंह से कभी एक लफ्ज भी नहीं निकला और आज ये मुझसे सारा काम करवा रही है। तुरंत ये सब मुझे अपने बेटे को बताना होगा। और ऐसे अपने बेटे को सब सच बताती है। तब वो कहता है, जितना भी गुस्सा क्यों ना हो, ऐसे तो नहीं कहते हैं माँ। आप अगर उससे अच्छे से पेश आएंगे तो वो भी अच्छा ही रहेगी। उसके बारे में क्या मुझे नहीं पता? उसके बेटे का ऐसे बात करने पर जानकी कुछ नहीं कहती है और अपनी बहू से डरने के कारण वो सारे काम खुद ही करती है। नर्मदा, नए घर खरीदने की खुशी में मैं अपने कुछ दोस्तों को घर बुला रहा हूँ। सारी चीजों का तुम्हें ही ध्यान रखना होगा। ऐसे बोल के चला जाता है। नर्मदा कुछ बात किए बिना खड़े रहती है। उसके बगल में खड़े जानकी के पास जाके वो कहती है, तुम्हारे बेटे की बातें सुनी है ना तुमने? सारी तैयारी तुम्हें ही करना होगा। ऐसे जोर से कहती है। अगले दिन आनंद दोपहर को अपने दोस्तों को घर ले आता है। नर्मदा, तुमने सारी तैयारी कर ली ना? हाँ जी। और ऐसे सबको खाना परोसती है और सभी हंसते हुए बातें करते रहते हैं। सभी व्यंजन स्वादिष्ट है भाभी जी। हाँ, मेरी पत्नी के हाथों में जादू है। आनंद, तुम्हारा घर भी बहुत खूबसूरत है यार। चारों ओर खाली और शांत है। इस घर को देखते ही पसंद आ गया मुझे, इसीलिए इसे बचाए हुए सारे पैसों से खरीदा हूँ। अब इस घर का मालिक मैं हूँ। ऐसे आनंद कहता है। ये सुनते ही नर्मदा तुरंत भूत बनके
अजीब आवाजें बनाती है। उसका सिर नीचे झुका रहता है और अजीब आवाजें आने के कारण सभी उसी को देखते हैं। नर्मदा, क्या हुआ तुम्हें? नर्मदा अचानक अपना सिर ऊपर करती है और क्या इस घर का मालिक तुम हो? मैं हूँ इस घर की मालकिन। ऐसे उसे घूरने पर आनंद अचानक हवा में ऊपर उड़ने लगता है। नहीं, ये तुम्हारा ही घर है, मुझे छोड़ दो। ऐसे कहने पर आनंद को नीचे छोड़ देती है। ये सब देख के घर के सारे मेहमान भूत भूत कह के वहाँ से भाग जाते हैं। नर्मदा जैसे उसे कुछ पता नहीं है अपने कमरे में जाके सो जाती है। आनंद, कम से कम अब मेरी बातों का यकीन करोगे तुम? तुम्हारी पत्नी में भूत घुसी है, भूत। देखो आज उसने क्या कर दिया। हाँ माँ, अब हम क्या करें? एक मांत्रिक को बुलवाना ही पड़ेगा। हाँ ठीक है माँ, कल उसी के पास जाएंगे। और ऐसे जब सब बैठे हुए थे, नर्मदा आती है और सभी डर जाते हैं। तब उन्हें देख कहती है, क्यों सब मुझे देख के डर रहे हैं? क्या हुआ तुम सबको? कुछ नहीं। अब आप तो कुछ भी कर सकते हो ना? क्या करना है मुझे? मैं जो बोलूँगा तुम नहीं कर पाओगी। मैं नहीं कर पाऊंगी? पहले बोलो। अच्छा, क्या तुम इस बोतल के अंदर घुस के वापस बाहर आ सकती हो? इतना ही, और मैं ये नहीं कर पाऊंगी? देखो, ऐसे बिना कुछ सोचे समझे नर्मदा में घुसी आत्मा अचानक उस बोतल में घुस जाती है और तुरंत जानकी उस बोतल का ढक्कन बंद कर देती है। भूत को मैंने इस बोतल के अंदर बंद किया है, अब इसे गांव के अंत में फेंक के आना होगा। और ऐसे उस बोतल को गांव के एकदम अंत में फेंक के आ जाती है। तब से जानकी अपनी गलती सुधार के अपनी बहू को ताने मारना बंद कर देती है। भूत के चले जाने पर सभी उनके नए घर में खुशी से जीते हैं। द्वारेश्वर नामक गांव में मस्तान नामक एक कसाई रहता था। उस गांव में बकरी का मांस सिर्फ मस्तान की दुकान में मिलता था। इतना ही नहीं, हर शुभ कार्य और दावत के लिए मस्तान की ही दुकान से मांस लाया जाता था। ऐसे एक दिन उस गांव के जमींदार का सेवक मस्तान की दुकान को आता है। हे मस्तान, कल जमींदार के महल में एक बड़ी दावत रखी जा रहा है। उस दावत को बहुत बड़े लोग और अमीर लोग आने वाले हैं। 100 लोगों के लिए खाना बनवा रहे हैं। उसके लिए तुम्हें 15 किलो मांस ताजा काट के कल सुबह 6 बजे को महल लेके आना होगा। पैसे तुम्हें वहीं पे मिलेंगे। मस्तान सलमान की बात को मान लेता है, लेकिन उसके पास 15 किलो का मांस नहीं होता है, इसीलिए वो बकरी वाले के पास जाता है। रमेश भैया, रमेश भैया, दरवाजा खटखटाता है। अरे क्या हुआ मस्तान, इस समय पे आए, बात क्या है? जमींदार के घर में दावत के लिए मुझे 15 किलो मांस की जरूरत है। मैंने वचन दिया कि सुबह 6 बजे उनको मांस पहुंचा दूंगा। समय ना होने के कारण मैं अभी तुमसे बकरी खरीदने आया। आहा, तो ये है बात। ठीक है, 2000 रुपए देके बकरी ले जाओ। ये क्या भैया, 1000 ही तो है। अब जमींदार के लिए है तो कम से कम 2000 होगा ही ना। अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो रहने दो, मैं आराम से सो जाऊंगा। नहीं नहीं भैया, मैंने वचन दिया है, अब पीछे नहीं हट सकता। मैं दे दूंगा 2000। ऐसे कहकर 2000 दे के बकरी खरीद के घर चलते हुए सोचता है, जमाए हुए पैसे एक दिन में खर्च हो गए। कोई बात नहीं, जमींदार के दावत के लिए मांस पहुंचाने के बाद पैसे मिलेंगे ना। अभी जल्दी से काम शुरू करके सुबह तक पहुंचा देना होगा। ऐसे सोचकर मांस को साफ करके उसके टुकड़े टुकड़े काट के सारी रात मेहनत करके 15 किलो मांस को तैयार रखता है। अगले दिन सुबह दिए हुए वचन के अनुसार 6 बजे को जमींदार के महल पहुंचता है। भैया, मैं सेवक सलमान के लिए आया हूँ, क्या आपको पता है कि वो कहाँ है? ये सुनकर दूसरा सेवक मस्तान को बाहर इंतजार करने के लिए कहता है। वो मस्तान के हाथ से मांस लेते हुए कहता है कि सलमान को भेजेगा और उसे पैसे मिलेंगे। मस्तान भी उस सेवक का बात मानकर बाहर इंतजार करता है, लेकिन सेवक उसके हाथ में मांस को देख सोचता है, इस 15 किलो मांस से अगर मैं 1 किलो ले लूं तो किसको पता चलेगा? किसी को भी नहीं पता
डर जाता है, ये जान के कि मस्तान बाहर पैसों का इंतजार कर रहा है। बावर्ची के पास जाकर सलमान कहता है, सारे व्यंजन स्वादिष्ट होनी चाहिए, ध्यान से पकाना। ऐसे कहकर चला जाता है। बावर्ची पकाते हुए, इतने मान से अगर मैं 2 केजी ले लूं तो किसको शक होगा, किसी को भी नहीं होगा। ऐसे सोचकर मांस को छुपा के बाकी को पकाता है। दावत के व्यंजन की तैयारी के लिए जिम्मेदार किशन व्यंजनों का स्वाद चख के कुछ सेवकों की सहायता से उन सभी में से थोड़ा थोड़ा अपने लिए ले लेता है। आए हुए मेहमान सारे दावत की खाना शुरू करते हैं और जल्द ही आपस में बात करना शुरू कर देते हैं। ये क्या, इतना अमीर और सम्मानित आदमी, अच्छा नाम है इनका, मगर खाने में कमी क्यों? हाँ, अगर खाना कम ही पड़ना है तो ऐसी दावत की तैयारी वाला क्यों करे? ऐसे सारे लोग खुसफुसाते हैं। ये सब सुन के जमींदार सहन नहीं कर पाते हैं। दावत के खत्म होने के बाद क्रोधित होकर सारे लोगों को सभा में बुलाते हैं, खास करके दावत के लिए जिम्मेदार लोगों को, और उनको सवाल करना शुरू करते हैं। दावत की तैयारी के लिए जिम्मेदार किशन से पूछते हैं, दावत की जिम्मेदारी सौंपने पर तुम ये करोगे? सभी तैयारी किया मैंने, लेकिन व्यंजनों के लिए मात्रा पहले से ही कम पड़ गई थी प्रभु। मेरा इस बात से कोई लेना देना नहीं, आप बावर्ची से पूछिए प्रभु। ऐसे उसने अपनी किए को छुपाकर किसी और पे इल्जाम डाल देता है। तब बावर्ची छुपाए हुए 2 किलो मांस की बात को छुपा के कहता है कि दावत की सामग्री के लिए जिम्मेदार सलमान के पास इसका जवाब होगा। ऐसे उस बात से छुटकारा पाता है। सलमान भी औरों की तरह मांस के दिए गए 6000 रुपयों को मस्तान को ना देकर अपने ही पास रख के, ये जानते हुए कि मस्तान पैसों का बाहर इंतजार कर रहा है, जमींदार से ये बात छुपाता है और कसाई मस्तान पे इल्जाम डाल देता है कि उसने मांस कम मात्रा में दी है। अभी जाके मैं उसका काम तमाम करता हूँ प्रभु, ऐसे कहता है। उसी सभा में मौजूद मस्तान उस इल्जाम का सहन नहीं कर पाता है। सभा में से जमींदार के सामने आके कहता है, जमींदार साहब, इस पूरे गांव में मैं अकेले कसाई हूँ। पिछले 10 साल से मैं ये व्यापार कर रहा हूँ और इतने साल से आपके घर में हर कार्य और हर दावत पे मैंने खुद मांस दी है, मगर कभी भी ऐसी मुसीबत नहीं आई। आपके घर में दावत का नाम सुनते ही 1000 के बकरी को 2000 में बेचते हैं। सुबह आके मैंने मांस को पहुंचा दिया और आपके सेवक सलमान ने मुझे मांस के पैसों के लिए सुबह से इंतजार करवाया। सलमान को मांस देने के बहाने से एक और सेवक मेरे हाथ से मांस लिया और मुझे बाहर इंतजार करने के लिए कह दिया और ये भी कहा कि वो सलमान को बुलाएगा। उसके बाद इनमें से कोई भी मेरे पास नहीं आया। कृपया मेरा यकीन कीजिए प्रभु, आप ही की दया से जी रहा हूँ। मस्तान, मुझे तुम्हारे बारे में पता है, तुम फिक्र मत करो। सैनिकों, सलमान के कपड़े खोजो, देखो अगर 6000 रुपए मिलते हैं। खोजने पर सलमान की जेब में 6000 रुपए मिलते हैं। ऐसे उन सब में से सलमान पकड़ा जाता है। और इतना ही नहीं, किशन जिन सेवकों की सहायता से सभी व्यंजनों से थोड़ा अपने लिए ले लेता है, उनमें से एक सहायक जमींदार को सच कह देता है। बावर्ची का झूठ बैग में रखे मांस कोई सेवक को मिलने पर बाहर आ जाता है और पहला सेवक जिसने 1 किलो छुपा लिया, उसने डर के मारे अपनी गलती मान ली। तब जमींदार सभी को दंडित करते हैं और मस्तान को उसके पैसे 6000 दे देते हैं और ये भी कहते हैं कि वो मस्तान के लिए हमेशा रहेंगे। तो इस कहानी का नैतिक क्या है? गलती का सजा मिलेगी ही मिलेगी, इसीलिए ईमानदारी से जीना ही अच्छा है। एक लंबा समय पहले स्वर्णपुर नामक एक सुंदर सा गांव था। उस गांव में वीरेंद्र और जानकी नामक पति पत्नी रहते थे। वीरेंद्र उसी गांव में रिक्शा चलाता था। एक दिन दोपहर के समय में जब वो रिक्शा चला रहा था तो उसे रास्ते में एक औरत खड़ी हुई दिखती है। रुकिए, रिक्शा रोकिए। तब वो उस औरत के पास उसका रिक्शा रोकता है। आपको कहाँ जाना है जी? पड़ोसी गांव जाना है। ठीक है, रिक्शा में बैठिए। और तब वो औरत रिक्शा में बैठ जाती है। उसके बाद
वीरेंद्र पड़ोसी गांव की ओर चलाते रहता है। जब वो उस गांव के सरहदों तक पहुंचता है तो रिक्शा में बैठी औरत चारों ओर किसी को ना होते देख अचानक एक भूत में बदल जाती है। सामने वाली उस पेड़ के पास रोक दो, बस कुछ ही देर में गांव पहुंच जाएंगे ना जी, बीच रास्ते में इस पेड़ के पास क्यों रोकना? मैं जो कह रही हूँ वो करो बस। जी आपके कहे के अनुसार ही यहाँ रोक दूंगा। ऐसे वो भूत की गुस्सा से डर कर रिक्शा वाला रोक देता है। वैसे आपने मुझे यहाँ रोकने क्यों कहा है जी? ऐसे पूछते हुए जब वो पीछे मुड़ता है तो उसे वो औरत नहीं दिखती है और वो चौंक जाता है। हाँ, कहाँ गई वो औरत? तो फिर अब तक मुझसे बात कौन कर रहा था? और ऐसे वो रिक्शा से उतरकर उस औरत को ढूंढने लगता है और तब अचानक पेड़ के नीचे रखी रिक्शा उसके सामने प्रकट होती है। मुझे ढूंढ रहे हो? मैं यहाँ हूँ। उसकी आंखों के सामने रिक्शा का प्रकट होना और उसमें से किसी का आवाज आना और वहाँ कोई ना दिखना देख वो हैरान हो जाता है। कौन बात कर रहा है? मुझे दिखे बिना कहाँ से बातें आ रही है? वो डर के मारे इधर उधर देखने लगता है। तब अचानक वो भूत उसके सामने प्रकट होती है और उसे देख वो दंग रह जाता है। हाय भगवान, ये तो भूत है! भूत को देख वो जोर से चिल्लाते हुए भागने की कोशिश करता है, लेकिन भूत उसे घूरने पर वो एकदम से भागते हुए जमीन से ऊपर उड़ने लगता है। कृपया मुझे कुछ मत करो, तुम जो कहोगे मैं करूंगा, मुझे छोड़ दो। हवा में उसे ऐसे उड़ते और कांपते हुए देख वो भूत उसे नीचे उतार देती है। बहुत देर तक रिक्शा में बैठने के कारण मैं थक गई हूँ। तुम पंखे से हवा मारो और मैं आराम करूंगी। ये कह के वो उसकी मांत्रिक शक्ति से एक पंखे को प्रकट करती है और उसके हाथ में देती है। वो पंखा लहराता है और भूत आराम करती है। उफ, भूत तो आराम से सो रही है। यही अच्छा मौका है, उसके जागने से पहले मुझे यहाँ से निकल जाना होगा, वरना वो मुझे नहीं छोड़ेगी। और वो तुरंत उसकी रिक्शा को छोड़कर वहाँ से गांव की ओर भागता है। दोपहर होने के कारण रिक्शा चलाने वाले सारे एक जगह पे रुक के अपने अपने रिक्शा में बैठे रहते हैं। भागते हुए वीरेंद्र वहाँ पहुंचकर उनके पास जाता है और डरते हुए उन सबको जो कुछ भी उसके साथ हुआ बताता है। क्या तुम्हारे रिक्शा में एक भूत बैठी थी? दोपहर की धूप में तुम्हें ऐसे लगा होगा ये भूत सच में थोड़ी होते हैं। हाँ, ये सच है, लेकिन मुझे लगता है कि हम सबको मिलकर उस जगह जाके पता करना चाहिए कि सच क्या है। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है ना? आप लोग भी मेरे साथ वहाँ आओ, अपनी आंखों से खुद देखोगे तो पता चलेगा तुम्हें। चलो, मैं तुम सबको मेरे रिक्शा के पास ले जाऊंगा। ऐसे वो उन सबको उसके रिक्शा के पास ले जाता है। इतने में सोते हुए भूत हवा ना आने के कारण नींद से जाग जाती है। ठीक तभी उसे कुछ दूर में वीरेंद्र और उसके साथ कुछ लोग दिखते हैं। उनके उसकी तरफ आते हुए देख वो भूत तुरंत उस पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है। रिक्शा में भूत का ना होते देख वीरेंद्र चौंक जाता है। देखा तूने वीरेंद्र, यहाँ तुम्हारे रिक्शा के अलावा कोई नहीं है, वो सब तुम्हारा वहम था। सबके ऐसे कह के चले जाने के कारण वो धीरे से रिक्शा को गांव की ओर चलाते हुए सोच में पड़ जाता है। मुझे गहरी नींद में देख वो चुपचाप उसके गांव जाकर उसके दोस्तों को मुझे दिखाने ले आया और मेरी अच्छी नींद भी इसके ही कारण खराब हो गया। अब से मैं इसे चैन से सोने नहीं दूंगी। ये फैसला करके उस रात को भूत उसका पीछा करते हुए उसके घर तक चली जाती है। पति पत्नी को अच्छी नींद में सोते हुए देख वो भूत रिक्शा की घंटी जोर जोर से बजाती रहती है। घंटी की आवाज सुनकर दोनों अचानक नींद से जाग उठते हैं। सुनिए, इस समय में रिक्शा की घंटी कौन बजा रहा होगा? चलिए देखते हैं। और ऐसे दोनों डरते हुए खिड़की से बाहर झांकते हैं। अपने आप रिक्शा की घंटी का बजना ही नहीं
बल्कि रिक्शा भी अपने आप वीरेंद्रा के घर के चक्कर मार रही थी और उस रिक्शा में एक भयानक भूत को बैठे देख वो दोनों दंग रह जाते हैं। हाय भगवान, रिक्शा की घंटी अपने आप बज रही है, रिक्शा अपने आप चक्कर मार रही है और उसमें एक डरावनी भूत बैठी है। जोर से मत बात करो जानकी, वो सुन लेगी। उस रात को डर के मारे पति पत्नी दोनों सो नहीं पाते हैं और खिड़की से उस भूत को देखते ही रहते हैं। सुबह होते ही वो भूत उनके सामने ही गायब हो जाती है। डर के कारण वो दोनों घर से पूरा दिन बाहर नहीं निकलते हैं। ऐसे ही वो भूत हर रोज रात को उनके घर की चक्कर मारते हुए और रिक्शा की घंटी बजाते हुए उन्हें सोने नहीं देती है। इस कारण वीरेंद्रा रिक्शा चलाना ही बंद कर देता है। कुछ दिनों से वीरेंद्रा रिक्शा चलाने नहीं आ रहा है, न जाने क्यों। उसके घर जाके पता करेंगे कि वो ठीक है कि नहीं। चलो। और ऐसे वो रिक्शा वाले सारे वीरेंद्रा के घर जाते हैं। वीरेंद्रा, क्या हुआ तुम्हें? कुछ दिनों से काम नहीं कर रहे हो। ये पूछने पर वीरेंद्रा उन्हें सब सच बताता है। तुम डरो मत वीरेंद्रा, आज रात हम भी यहीं रुकेंगे और हमारे साथ ही इस गांव के तांत्रिक को भी ले आएंगे। और तब वो उस गांव के तांत्रिक के पास जाकर उन्हें सब कुछ समझाते हैं और उन्हें उनके साथ ले आते हैं। हर रोज रात की तरह ही उस रात भी वो भूत घंटी बजाते हुए और घर के चक्कर मारते हुए रहती है। उस रिक्शा में एक भूत को बैठे देख सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तांत्रिक उस भूत को उसकी तांत्रिक शक्ति से एक बोतल में बंद करके उसे उसके साथ ले जाता है। उस तांत्रिक की सहायता से वो उस भयानक भूत से छुटकारा पाते हैं और तब से पति पत्नी दोनों खुशी से जीते हैं।